हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने जीएसटी की विशेषताओं के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। 3 विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। पहली विशेषता थी वो थी कि जीएसटी कब लगेगा। जीएसटी माल या सेवा की सप्लाई पर लगेगा। दूसरी विशेषता थी कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जीएसटी का लाभ उस राज्य को मिलेगा या जीएसटी कलेक्शन का लाभ उस राज्य को मिलेगा जिस राज्य में वस्तु का अंतिम उपभोग हुआ है या जिस राज्य में वो वस्तु कंज्यूमर या सेवा कंज्यूमर को प्रोवाइड कराई गई है। तीसरा था ये ड्यूल स्ट्रक्चर पर आधारित है। ड्यूल स्ट्रक्चर का मतलब मैंने बताया था कि इसमें किसी वस्तु एवं सेवा पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों कर लगाएंगी और दोनों ही एक्ट पास करेंगी अपने अपने यहाँ। अब इसकी चौथी जो विशेषता है वह है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। चौथी विशेषता क्या है इसकी, 4th नंबर की, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये कब लगेगा? यह अंतर्राज्यीय वस्तु एवं सेवा प्रदान करने पर लगने वाला केंद्र सरकार का कर है, जिसमें स्टॉक प्रदान करना भी सम्मिलित है। यह केंद्र द्वारा इसलिए लगाया जाता है कि वस्तु एवं सेवा के आगे पुनः विक्रय करने पर टैक्स क्रेडिट आसानी से मिल सके। यह माल के आयात पर भी लगेगा। तो फर्स्ट जो हमारे सामने बात आती है वो यह बात आती है कि आईजीएसटी कब लगेगा। आईजीएसटी लगेगा जब माल या सेवा एक राज्य से दूसरे राज्य को सप्लाई हो रही हो। ठीक है, आईजीएसटी कब लगेगा? जब माल या सेवा एक राज्य से दूसरे राज्य को सप्लाई हो रही हो। सेकंड, ये किसका कर है, इसको कौन लगाएगा? ये है केंद्र सरकार का कर है और इसका कलेक्शन केंद्र सरकार के पास जाएगा। यदि स्टॉक भी ट्रांसफ़र हो रहा है, यदि मान लो कोई व्यापारी अपने स्टॉक को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर रहा है, तब भी उसको क्या आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। आगे इसका क्रेडिट मिल जाएगा मगर इसको। अब इसमें ये हो रहा है कि अगर मान लो हम किसी वस्तु का या सेवा का इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब भारत के बाहर से कोई वस्तु एवं सेवा मंगा रहे हैं, तो उस पर भी आईजीएसटी लगेगा। मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगेगी, साथ में आईजीएसटी भी लगेगा। ठीक है, तो आईजीएसटी क्या है, ये कब लगेगा? जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होंगे तब लगेगा, और ये स्टॉक ट्रांसफर पर भी लगेगा। और सेकंड, ये केंद्र सरकार का कर है। पांचवी जो अपनी विशेषता है वह क्या है? कम से कम वस्तु एवं सेवाओं के लिए कर मुक्ति। मतलब जीएसटी एक्ट में जो गुड्स एंड सर्विस है उसमें जो एग्जेम्पशन की लिस्ट है, मतलब जिन पर टैक्स नहीं लगेगा, उसकी लिस्ट बहुत कम है। कर मुक्त वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची छोटी से छोटी रखी गई है। जहाँ तक संभव है इस सूची में सम्मिलित वस्तुएं एवं सेवाएं राज्य एवं केंद्र के जीएसटी में एक जैसी हैं। मतलब जो लिस्ट है ना एग्जेम्पशन वाली, जिन पर टैक्स नहीं है, जो एग्जेम्प्टेड है, वो सेंट्रल में भी एक है और स्टेट में भी एक रखी गई है, मतलब उनमें भिन्नता नहीं है। 6th विशेषता अपनी कौन सी है? कर की केवल 5 दरें। जीएसटी एक्ट में पूरे इंडिया में कर की कितनी दरें हैं? केवल 5 दरें। वो कौन कौन सी है? 0%, 5%, 12%, 8%, 18% ऑफ एंड 28%। यानी 5 टैक्स रेट हैं, इसके अलावा कोई भी टैक्स रेट नहीं है। पहली कौन सी है? 0%, दूसरी 5%, तीसरी 12%, फोर्थ 18% और फिफ्थ 28%। इन्हीं जो भी वस्तुएं इस कैटेगरी से बाहर नहीं है। इनमें से भी अधिक प्रचलित दर 18% है। अपवाद स्वरूप सोने या अन्य वस्तुओं पर बहुत कम दर 3% जीएसटी लगाया जाता है और सोने के आभूषण बनाने पर 5% कर लगेगा। वैसे तो ये 5 रेट ही हैं, लेकिन एग्जेम्पशन है, अपवाद हैं। अपवाद में कौन कौन से? सोने के आभूषण व अन्य वस्तुओं पर 3% जीएसटी है और सोने के आभूषण बनाने पर 5% जीएसटी है। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया 5 रेट चलेंगी। ये नहीं है कि किसी वस्तु की यहाँ पर रेट अलग है और अदर स्टेट में रेट अलग है। तो रेट अपनी जीएसटी की 5 ही हैं।
फिर है 7वां नंबर, छोटे व्यापारियों के लिए कर मुक्ति, परिसीमा और पंजीकरण से मुक्ति। मतलब जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं जिनका टर्नओवर कम है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन में, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में क्या किया, छूट दी गई है। क्योंकि जीएसटी में, मान लो जीएसटी में कोई रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसको सारा हिसाब किताब रखना पड़ेगा, टाइम पर रिटर्न भरनी पड़ेगी, एनुअल रिटर्न भरनी पड़ेगी, मंथली रिटर्न, चालान जमा कराना पड़ेगा। तो इन सबसे मुक्ति के लिए सरकार ने क्या किया कि जो छोटे व्यापारी हैं जिनका टर्नओवर बहुत कम है, उनके लिए कुछ छूट की सीमा दी गई है कि इनको इस लिमिट तक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। क्या कहता है ये, राज्य एवं केंद्र के जीएसटी के लिए कर मुक्ति की परिसीमा एक जैसी रहेगी। मतलब चाहे वो सेंट्रल का जीएसटी हो चाहे स्टेट का जीएसटी हो, वहाँ पर सबके लिए एग्जेम्पशन लिमिट एक ही है। यदि कोई वस्तु विक्रेता या सेवा प्रदान करने वाला व्यक्ति एक वर्ष में 20 लाख तक की बिक्री करता है या सेवा प्रदान करता है तो वह जीएसटी के दायरे से बाहर रहेगा और उसे पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यापारी है, यदि वह चाहे तो वो कोई गुड्स का सेल करता है या फिर सर्विस प्रोवाइडर है, यदि उसका टोटल टर्नओवर एक साल में 20 लाख तक है तो उसको क्या है, जीएसटी एक्ट में पंजीकरण या जीएसटी नंबर लेने के लिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो 20 लाख की लिमिट है वो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा के लिए 10 लाख है। ठीक है, अदर स्टेट के लिए तो 20 लाख है, लेकिन मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा के लिए 10 लाख है। यदि कोई व्यापारी मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या मेघालय या सिक्किम का नहीं है और एवं केवल सामान की पूर्ति करता है तो उसके लिए आवर्त सीमा कितनी है, 40 लाख। मतलब इन 7 स्टेट का नहीं है, इनके अलावा और कोई राज्य का है और केवल क्या कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है गुड्स की, तो उसके लिए टर्नओवर सीमा क्या होगी, 40 लाख होगी। ठीक है, 8वां हमारा नंबर पॉइंट है मध्यम स्तर के व्यापारियों एवं सेवा प्रदाताओं के लिए संयुक्त या सम्मिश्रण योजना, कंपोजिशन स्कीम फॉर मिडिल ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर। अब मान लो किसी व्यापारी का 20 लाख तो टर्नओवर है, लेकिन मान लो उसे 20 लाख से 2 लाख ज़्यादा है। अब वो 2 लाख टर्नओवर ज़्यादा होने के कारण उसको क्या कराना पड़ रहा है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, फिर वो सारे रिटर्न फाइल करने पड़ रहे हैं, मंथली चालान भी जमा कराना पड़ रहा है, मंथली रिटर्न फाइल करनी पड़ती है और अन्य सारी जो जीएसटी एक्ट में जो नियम व प्रोसेस है वो सारी पालना करनी पड़ती है। तो ऐसे जो व्यापारी हैं उनके लिए भी सरकार ने कुछ छूट दी है। छोटे व्यापारियों, निर्माताओं एवं होटल रेस्टोरेंट के लिए, यानी छोटे व्यापारी हैं और जो मैन्युफैक्चरर हैं छोटे, और होटल रेस्टोरेंट के लिए जीएसटी में सम्मिश्रण योजना लागू की गई है। सम्मिश्रण मतलब कंपोजिशन स्कीम। पूर्व में इस योजना में आने के लिए कुल आवर्त सीमा कम थी, जिसे समय समय पर बढ़ाते हुए 1.5 करोड़ रुपये कर दिया है। 1.5 करोड़ कर दिया है। पहले ये सीमा कुछ और थी जब जीएसटी एक्ट लागू हुआ था, लेकिन अब जो वर्तमान में इसकी सीमा क्या है, 1.5 करोड़। यानी इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए 1.5 करोड़ से ज़्यादा का उसका टर्नओवर नहीं होना चाहिए। इसमें व्यापारी एवं निर्माता आवर्त का 1% तथा होटल एवं रेस्टोरेंट अपने आवर्त का 5% जीएसटी चुकाकर जीएसटी संबंधी अनेक प्रकार के झंझटों से मुक्ति पा सकते हैं, परंतु वे बिल में जीएसटी जोड़कर ग्राहकों से इसे वसूल नहीं कर सकते हैं और उन्हें कोई भी कर जमा प्राप्त नहीं होगी। मतलब ये कह रहा है कि जिनका 1.5 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर है, जिनका 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है, वो क्या कर सकता है, वो या कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा ले अपना, और उसको क्या करना पड़ेगा, वो उसको जितना भी साल भर का टर्नओवर होगा ना, तो उसको उस टर्नओवर का 1% जीएसटी चुका देगा, या तो वो 1% जीएसटी चुका दे। यदि वह होटल और रेस्टोरेंट का व्यापार करता है और उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, तो वो चाहे तो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकता है और कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन ले सकता है और अपने टर्नओवर का 5% जीएसटी चुकाकर क्या कर सकता है, वो जीएसटी में जितनी कंप्लाइंस होंगी ना, मान लो चालान जमा कराना है, मंथली रिटर्न जमा करानी है, एनुअल रिटर्न जमा करानी है, इनसे क्या उसको छूट मिल जाएगी। परंतु वो क्या है, जब भी वो जीएसटी का बिल जारी करेगा ना, जैसे उससे किसी ने माल खरीदा तो वह उसमें जीएसटी नहीं लगा पाएगा। यानी जैसे नॉर्मली हमारा बिल जारी होता है तो उसमें सीजीएसटी की लिखा रहता है और एसजीएसटी लिखा रहता है इंटर स्टेट में,
लेकिन ये किसी भी कंज्यूमर से या रिटेलर से या होलसेलर से जीएसटी वसूल नहीं कर सकता। और ना ही यदि ये किसी व्यापारी से माल खरीद के लाया है और जीएसटी पे करके आया है तो उसका भी क्रेडिट इसको नहीं मिलेगा। इसके लिए तो ये कंडीशन है कि भाई अपने टर्नओवर का 1% जीएसटी जमा करा दे, या होटल रेस्टोरेंट के लिए 5% जीएसटी जमा करा दे, तो वो जीएसटी के सारे जो भी झंझट है उनसे मुक्त हो जाएगा। लेकिन मेन कंडीशन क्या है कि टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का होना चाहिए, है ना। और तो वह क्या कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है, वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। 9वां नंबर पॉइंट है सीजीएसटी एवं एसजीएसटी में एकरूपता। हार्मोनाइज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। केंद्र एवं राज्य सरकार के जीएसटी में जहाँ तक संभव हो प्रमुख धाराओं, नियमों, प्रक्रिया, कर संग्रह आदि में एकरूपता रहेगी जिससे करदाता को सुविधा मिले। मतलब भाई सीजीएसटी लगाने के लिए सीजीएसटी एक्ट पारित करना पड़ रहा है, और एसजीएसटी लगाने के लिए एसजीएसटी एक्ट राज्य द्वारा पारित किया गया है। लेकिन इसके जो भी प्रोसेस है, जो भी सेक्शन है, रूल हैं, वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे दोनों के। ये नहीं है कि केंद्र में अलग रूल है और यहाँ पर अलग रूल है, नहीं। जैसे मान लो मंथली रिटर्न फाइल करनी है तो मंथली रिटर्न फाइल दोनों जगह ही करनी पड़ेंगी। केंद्र में भी यही रूल होगा और स्टेट में भी। या मंथली चालान जमा होता है तो मंथली चालान जमा होगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ये अलग अलग नहीं होगा। 10th नंबर पॉइंट है अकाउंट्स वुड बी सेटल्ड पीरियडिकली बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। केंद्र एवं राज्यों के मध्य समय समय पर हिसाब का निपटारा। केंद्र एवं राज्य के मध्य आईजीएसटी द्वारा एकत्रित कर का आदान प्रदान होता है। निश्चित समय अंतराल में केंद्र एवं राज्य समय पर इस संबंध में अपना हिसाब का निपटारा करते हैं। अब मैंने तो आपको बताया था कि जो जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, और टैक्स का लाभ किसको मिलेगा, जहाँ पर उस वस्तु या सेवा का कंजप्शन हुआ है या अंतिम स्थान है। अब मान लो जयपुर से दिल्ली माल गया और वहाँ से जयपुर वाले ने व्यापारी ने आईजीएसटी करेक्ट कर लिया, ठीक है। अब दिल्ली वाले ने क्या किया, दिल्ली वाले ने इसको वहाँ भेज दिया यूपी में, और यूपी वाले उपभोक्ता को भेज दिया कंजप्शन, और वहाँ पर ये गुड्स और सर्विस कंज्यूम्ड हो गई। तो जो आईजीएसटी है ना, आईजीएसटी जो रिकवर किया है, तो इस आईजीएसटी का लाभ किसको मिलेगा, यूपी वाले स्टेट को मिलेगा। तो जो हमारी जयपुर वाले ने जो आईजीएसटी क्या कहते हैं वसूल किया है, मतलब जयपुर की स्टेट राजस्थान हो गई, इसने आईजीएसटी लिया है, तो ये आईजीएसटी इसको कहाँ भेजना पड़ेगा, यूपी स्टेट में भेजना पड़ेगा। तो ये समय समय पर हिसाब किताब होता रहता है। और लास्ट क्या है 11 में इसकी विशेषता, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा। यदि एक वस्तु एवं सेवा का विक्रय करने से पूर्व अन्य व्यक्ति से माल अथवा सेवा का क्रय किया है तो उस पर भी सीजीएसटी का भुगतान किया है, तो बिक्री पर जो सीजीएसटी लगा है उससे क्रय पर लगे सीजीएसटी से कम कर दिया जाएगा, ठीक है। मान लो हम माल क्रय करके लाए, जीएसटी पे करके लाए, अब आगे हमने माल बेच दिया, हमें जीएसटी क्या करना है, पेड करना है। तो जो आगे हमने माल बेचा है जिस पे हमें जीएसटी पेड करना है वो हमारी आउटपुट लायबिलिटी होगी, और जो हम माल क्रय करने पर जीएसटी पेड करके आए हैं वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। तो जो हमारी आउटपुट लायबिलिटी है जीएसटी पे करने की, और जो हम जीएसटी पे करके आ गए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका क्रेडिट मिल जाएगा आउटपुट लायबिलिटी में से। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि सीजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी में से सीजीएसटी का ही क्रेडिट मिलेगा। यदि आप सीजीएसटी वसूल कर रहे हो माल बेचकर और माल खरीदा था उस पर सीजीएसटी ही देकर आए हो, तो आपको सीजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटीज में से सीजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट तो एसजीएसटी है, मतलब हमने स्टेट के अंदर माल खरीदा और बेच दिया स्टेट के बाहर यानी अदर स्टेट में, तो इसका मतलब लाभ, मान लो सीजीएसटी का हमारी आउटपुट लायबिलिटी और इनपुट लायबिलिटी हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट हम पे एसजीएसटी का है, तो सीजीएसटी में से एसजीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा और एसजीएसटी में से सीजीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। ये सारी हमारी विशेषताएं आज ख़त्म हो गई हैं। आगे हम इसके इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।